Chapter 8 Human Health and Disease. Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. अब इन्होंने कहा कि हेल्थ को बहुत लंबे टाइम तक ऐसा माना जाता था कि ये एक ऐसी बॉडी और माइंड की स्टेट है जिसमें बैलेंस रहता था किस चीज़ का, ह्यूमर्स का. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicines asserted. अब उन्होंने कहा इससे रिलेटेड जो ग्रीक्स के साइंटिस्ट थे हाइपोक्रेट्स वगैरह जो थे और जो इंडिया का आयुर्वेदा वाला जो सिस्टम था वो ये असर्ट करता था, अपनी बात रखता था. क्या कहते थे? इट वॉज थॉट दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनैलिटी वुड हैव फीवर. अब उन्होंने कहा अगर कोई आदमी जिसके पास क्या है, ब्लैक बाइल, वो कौन सी पर्सनैलिटी को बिलोंग करेगा? हॉट पर्सनैलिटी को. और उसे क्या होगा? बुखार होगा. ब्लैक बाइल का मतलब क्या होता है कि जब हम खून लें किसी का, उसे हम बॉईल करेंगे तो वो ब्लैक हो जाता है. अब जिसका जितना ज़्यादा ब्लैक होगा वो उसे बुखार उतना ज़्यादा रहेगा या वो हॉट पर्सनैलिटी को बिलोंग करेगा. दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाई प्योर रिफ्लेक्टिव थाट. ये जो पूरा आइडिया था ये पूरा क्या था? रिफ्लेक्टिव थाट. बस हमारा एक छोटा सा सोचा समझा आइडिया था. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे. अंडरलाइन कर लो कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वे ने. यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ. अब हमें यहाँ पे एक सबसे पहली बात क्या पता चली? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ. ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि ब्लैक बाइल जिसको ज्यादा होगा उसे क्या होगी? हॉट पर्सनैलिटी. इसका क्या नाम है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत किसने साबित करा था? विलियम हार्वे ने. कैसे साबित करा था? इन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट करा था. एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या दिखाया कि एक आदमी था, उसका ब्लैक बाइल ज्यादा था और वो उसका, लेकिन उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो क्या था? नॉर्मल. कौन सा टूल उन्होंने यूज करा? थर्मामीटर यूज करा. और क्या करा? डिस्प्रूव्ड, गलत साबित करा. किस चीज को गलत साबित करा? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. फिर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है कि जो ऊपर वाली ब्लैक बाइल वाली बात थी. In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. अब उन्होंने कहा आगे जाके बायोलॉजी में ये चीज़ कही गई है कि जो हमारा माइंड है इन्फ्लुएंस करेगा, असर डालता है. किसके जरिए असर डालेगा? न्यूरल सिस्टम के जरिए और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए. अगर हम बीमार नहीं हैं और हम ये सोचें कि हम बीमार हैं तो जो हमारा माइंड है वो हमें बीमार महसूस कराने लगेगा. तो ये इन्फ्लुएंस डालता है. किसके जरिए डालेगा? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए. किस पर असर डालेगा? इम्यून सिस्टम की जो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसके ऊपर ही असर डालेगा. और जो इम्यून सिस्टम है मेंटेन आवर हेल्थ, और इम्यून सिस्टम ही हमारी हेल्थ को बनाकर रखता है. Hence mind and mental state can affect our health. तो जो हमारी माइंड है और जो हमारी मेंटल स्टेट है, हम क्या बात सोच रहे हैं कि हम फिट हैं या नहीं हैं, या हम सोच रहे हैं कि हम बीमार हैं लेकिन बीमार नहीं हैं तो बीमार होने लगेंगे. इस तरीके से हमारी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा. ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय. हेल्थ पे किस किस चीज़ का असर पड़ता है? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर. डेफिशिएंसीज विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज स्लैश डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. अब इन्होंने कहा कि जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या आएगा? डिफिशिएंसीज, ऐसी कमियां जिसके साथ बच्चा या तो जन्म लेगा, या डिफिशिएंसीज या फिर डिफेक्ट, ऐसी कमियां या ऐसे डिफेक्ट जो बच्चा इनहेरिट करता है. कहां से लेगा? अपने माँ बाप से लेगा. और ये चीजें भी कहां से होंगी? जन्म के साथ होंगी. फिर आता है इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज. हेल्थ जो है उन पे किस चीज़ का असर पड़ेगा? लाइफ स्टाइल का भी असर पड़ता है कि हम कैसा फूड ले रहे हैं, कैसा पानी खा रहे हैं, या फिर हम आराम कितनी देर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या हमने कौन सी आदत बना रखी है या हमने कौन सी आदत नहीं बना रखी. इन सब चीज़ों से क्या होगा? हमारी हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है. अब आता है द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी. हाउ डू वी डिफाइन इट. अब इन्होंने कहा कि जो हेल्थ एक ऐसा वर्ड है वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर किसी से. हाउ डू वी डिफाइन इट. इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस. अंडरलाइन कर लेना. हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो, कि डिजीज ना एब्सेंट है, या फिर हम फिजिकली फिट हो. हेल्थ का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता. इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अब उन्होंने कहा हेल्थ होने का मतलब यह है कि कंप्लीट फिजिकल और मेंटल, कि फिजिकली भी हम सही हो, पूरे तरीके से फिट हो, मेंटली भी फिट हो, दिमाग से पागल ना हो, और उसके साथ साथ सोशली वेलबींग. सोशली वेलबींग का मतलब यह है कि जिनसे ताल्लुकात रखने चाहिए उनसे सही तरीके से ताल्लुकात रखें, बिल्कुल अकेले ना रहे, ना किसी से बात करते, ना किसी से कोई यारी दोस्ती निभाते. तो ऐसा आदमी भी हेल्दी नहीं है. When people are healthy, they are more efficient at work. अंडरलाइन कर लो
कि जब पीपल हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे, तो जाहिर सी बात है अपना काम वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली करेंगे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जब आदमी ज़्यादा मेहनत करके काम करेगा तो जो पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब अब उसकी वजह से पैसा आने लगेगा, घर में खुश पैसे आने लगेंगे। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। अब इन्होंने कहा कि जो हेल्थ है, जो सेहत है, वो बढ़ाती है किस चीज़ को? लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, मतलब आदमियों की उम्र को बढ़ाएगी, रिड्यूस कम करेगी इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, किसका मरना? इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों को मरना, और मैटरनल मतलब बड़े बड़े लोगों का मरना। अगर सेहत अच्छी है तो छोटे बच्चे अगर सेहतमंद पैदा हो रहे हैं तो वो ना ही वो जल्दी से मरेंगे, और जो बूढ़े अगर वो भी सेहतमंद है तो वो भी जल्दी से नहीं मरेंगे, तो आदमी की उम्र बढ़ेगी। इंक्रीज लॉन्गेविटी। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए? बैलेंस डाइट, जितना प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए वो लेना चाहिए, जितना कार्ब चाहिए वो सारे मिलने चाहिए। पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी हेल्थ सही रखें। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे प्रैक्टिस करना है सिंस टाइम इमेमोरियल, हमें याद भी नहीं, उस पुराने ज़माने से, उस पुराने वक्त से योगा का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ताकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सही तरीके से बना के रख सकें। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ को मतलब गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ नेसेसरी है? अवेयरनेस मतलब जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में? डिजीज़, कि कोई डिजीज़ कैसे काम करती है, कैसे फैलती है। एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीली फंक्शन, कि जो डिजीज़ है, कोई सी बीमारी बॉडी फंक्शन पे किस तरीके से काम करेगी। वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पता होना चाहिए ये क्या काम है, हमें इनसे क्या फ़ायदा। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि जो कूड़ा का मतलब जो भी कूड़ा वगैरह, वेस्ट वगैरह है, उसे सही तरीके से कहाँ फेंकें हम। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, कि जो बीमारी फैला रहे हैं मच्छर वगैरह, उन सबको हम कैसे कंट्रोल करें। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स, कि जहाँ से हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, वहाँ की जो हाइजीन है, वहाँ की जो साफ़ सुथरी मतलब वहाँ की सफाई हम बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन करके रखें। When the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have disease। अब उन्होंने कहा कि जब बॉडी में एक ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन के फंक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगे, एडवर्सली अफेक्टेड, या बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ने लगे उन ऑर्गन के सही तरीके से काम न करने की वजह से, कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस, इसकी जो पहचान है वो क्या है? अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस, की बहुत सारे अलग अलग तरीके के साइन या फिर सिम्टम्स, लक्षण आने लगेंगे। वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, फिर हम ये कहते हैं कि हम जो है वो हेल्दी नहीं है। दैट इज वी हैव डिजीज, कि हमें क्या हो गई है? एक बीमारी हो गई है। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिजीज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इन्फेक्शियस में और नॉन इन्फेक्शियस में। डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे में बहुत आसानी से चली जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी वन ऑफ अस and every one of us suffer from these at some time or other। इन्फेक्शियस डिजीज होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त इनसे पीड़ित रहता ही है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल। अंडरलाइन कर लो कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि एड्स है, वो क्या है? फैटल है, मतलब वो बहुत बुरे नतीजे तक पहुँच सकती है, आदमी की जान तक ले सकती है। Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एड्स पे सबका ध्यान चला जाएगा। ऐसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो एक आदमी से दूसरे में नहीं फैलती, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली कौन है? तो वो कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे में नहीं जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मौतों का कारण वो बन जाती है। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, कि जो ड्रग और एल्कोहल का अब्यूज होता है वो भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हमारी हेल्थ के ऊपर असर डालता है। अब्यूज़ करने का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का हम गलत अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम अब्यूज़ करना बोलते हैं। अ कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन। ये सारी कैटेगरी ऐसी हैं जो हमें आदमियों के अंदर बीमारी कर सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थ वगैरह। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें क्या कर सकते हैं? बीमार कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे? पैथोजन।
Most parasites are therefore pathogen as they cause harm to the host by living in or on them. अब इन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर परजीवी होते हैं, जो ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं? पैथोजन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि ये हमारी बॉडी के या तो ऊपर रहते हैं या फिर बॉडी के ये अंदर रहते हैं। The pathogen can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities. अब इन्होंने कहा कि जो पैथोजन है, बीमार करने वाला, ये हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है वेरियस मीन, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से। आने के बाद मल्टीप्लाई करेगा हमारी बॉडी में, एंड इंटरफेयर, और छेड़छाड़ करेगा किसके साथ? नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हो रही होंगी, जो ज़रूरी काम हो रहे होंगे, उन सबके साथ वो छेड़छाड़ करेगा, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हमारी बॉडी को हो सकता है। पैथोजन हैव टू अडेप्ट लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। अब इन्होंने कहा कि जो पैथोजन है उसे अडेप्ट अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। किस तरीके के चेंजेस लाने पड़ेंगे? कि अपने होस्ट के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसे रहना पड़ेगा। जैसे कि हमारे स्टोमक में जो पीएच रहता है वो 1.8 बहुत ज़्यादा तेजाबी वाला पीएच रहता है। अगर कोई पैथोजन हमारे पेट में रह रहा है तो उसे अपने अंदर इस तरीके के चेंज लाने पड़ेंगे कि इतने ज़्यादा पीएच को वो झेल सके। For example, the pathogen that enter the gut must know a way of surviving in stomach at low pH and resisting the various digestive enzyme. अब इन्होंने कहा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, वो पैथोजन जो कहाँ पर रह रहा हो, जो हमारे स्टोमक में रह रहा हो या जो हमारी गट में एंटर करे, उसे ये पता होना चाहिए कि वो इतने कम पीएच पे, जो 1.8 पीएच है, उस पर कैसे जिंदा रह सके, या जो इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम में तोड़ने वाले हैं उन सब पे वो कैसे जिंदा रह सकता है। A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. अब इन्होंने कहा कि मेंबर के हिसाब से हमने बहुत सारे पैथोजन वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने जिक्र करा है, और वो कौन कौन सी बीमारी करते हैं इसका भी हमने जिक्र करा है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। इन सब बीमारियों से कैसे बचना है, ये इनके खिलाफ हम कैसे मेजर्स लेंगे, कैसे एक्शंस लेंगे, इन सब के बारे में भी हमने बात करी है। सबसे पहली डिजीज आती है टाइफाइड। यहाँ पे जो कैटेगरी शुरू हुई है वो कौन सी कैटेगरी शुरू हुई है? बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया से शुरू होने वाली बीमारी है, सबसे पहली बीमारी कौन सी है? टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। टाइफाइड कौन कराता है? साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? बैक्टीरिया में, मतलब कि ये क्या है? बैक्टीरिया है। विच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग। इंसानों के अंदर क्या कराएगा? टाइफाइड वाला बुखार करा देता है। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. अब उन्होंने कहा कि ये जो पैथोजन है जब हमारी बॉडी में आ जाएंगे, आने के बाद कहाँ पर रहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी वाली आंतों में ये रहेंगे। एस से स्मॉल इंटेस्टाइन और एस से साल्मोनेला टाइफी। अब इन्होंने कहा कि ये हमारी बॉडी में आते कैसे हैं? फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद देम। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे किसी को टाइफाइड है, ठीक, या फिर ऐसे समझो कि किसी को नज़ला है, नज़ला होता है राइनो वायरस की वजह से। उसके सामने क्या रखा हुआ था? पानी का गिलास रखा हुआ था, पानी बिल्कुल साफ था। अब वो छींका तो उसके अंदर से क्या हुआ? राइनो वायरस निकले। वो राइनो वायरस कहाँ चले गए? पानी में। अब वो पानी जो भी आदमी पिएगा वो उससे वो बीमार हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो खाना हो चाहे वो पीना हो, जिसे अगर कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल करे और बीमार पड़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेमिनेटेड। तो कोई ऐसा फूड या ऐसा वाटर जो उनसे कॉन्टेमिनेटेड हो, मतलब उस खाने के अंदर या तो ये वाला बैक्टीरिया हो या उस पानी के अंदर ये वाला बैक्टीरिया हो, वो बॉडी में उनके पहुंच जाएंगे। तो और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे ऑर्गन्स तक वो पहुंच जाएगा, किसके जरिए? ब्लड के जरिए। अब उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। लक्षण क्या क्या है उसके? सस्टेन हाई फीवर, लगातार हाई फीवर बना रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस, कमजोरी होने लगेगी। स्टोमक पेन, पेट में दर्द होने लगेगा, ठीक। एस से स्मॉल इंटेस्टाइन, एस से साल्मोनेला टाइफी और एस से स्टोमक पेन। सारी चीज़ें एस से आ रही हैं, ध्यान रखना। आगे जाके बहुत सारे पेन आएंगे, मस्कुलर पेन, एब्डोमिनल पेन, तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो एस से ध्यान रखना। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज रहेगा। हेड एक, सर में दर्द रहेगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब अब आदमी को भूख नहीं लगेगी। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इस डिजीज के ये सारे जो हैं कॉमन लक्षण हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवर केस। अगर आदमी को टाइफाइड हो जाए और वो हल्के में ले इलाज ना कराए तो क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है छेद होना, बहुत बारीक बारीक। तो जो उसकी आंतें होंगी उसकी आंतों में बहुत बारीक बारीक से छेद हो जाएंगे और वो आदमी मर भी सकता है अगर वो सही तरीके से इलाज ना कराए।
टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय अ विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। अ क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन निकनेम टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर। अब इन्होंने कहा कि मेडिसिन के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्लासिक केस है, एक लेडी है मैरी मेलोन नाम की, उनका कॉमन नेम क्या है? टाइफाइड मैरी। इज वर्थ मेंशनिंग हेयर, उनका जिक्र करना यहाँ पे मुनासिब है। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। अब इन्होंने कहा वो पेशे के हिसाब से क्या थी? कुक थी, खाना बनाती थी, और वो किसके क्या थी? टाइफाइड कैरियर थी, मतलब उन्हें खुद को टाइफाइड था और वो बाकी सबको टाइफाइड कराती नहीं बहुत सारे सालों तक। और किसके जरिए? थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, जो वो खाना बनाती थी उसके जरिए वो टाइफाइड फैलाती रही बहुत सारे सालों तक। अब अगला आता है बैक्टीरिया। तो अगली वाली जो डिजीज है निमोनिया, वो भी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इन्होंने कहा कि दो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। वो क्या होते हैं? वो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एक डिजीज है, क्या नाम है उसका? निमोनिया। इन ह्यूमन्स विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। अब इन्होंने कहा कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, वहाँ पे बहुत बारीक बारीक सी हवा से भरी हुई थैली होती है, क्या नाम होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में बिल्कुल हवा भरी रहती है और कुछ नहीं रहता, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, O2 और CO2 आपस में एक्सचेंज होती है। तो इन्होंने कहा कि यह निमोनिया में हमारे बॉडी का कौन सा वाले पार्ट पे अफेक्ट पड़ेगा? एल्वियोलाई पे फर्क पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू अ सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो एल्वियोलाई है जिनके अंदर हवा भरी रहती थी, गेट फिल्ड विद फ्लूइड, उनके अंदर क्या भर जाएगा? एक फ्लूइड भर जाएगा, लीडिंग टू अ सीवियर प्रॉब्लम। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किस चीज़ में? रेस्पिरेशन, सांस लेने में। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों सांस लेने में दिक्कत होगी? क्योंकि पहले इस थैली में क्या रहती थी? हवा रहती थी। हवा जो होती थी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आराम से एक्सचेंज हो जाती थी, लेकिन अब एल्वियोलाई के अंदर क्या भर गया? पानी भर गया। पानी की बात बहुत कम एयर भरेगी तो कम ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी, इस वजह से रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के वो क्या क्या है? फीवर, बुखार, चिल्स मतलब जाड़ा लगेगा, ठंड लगेगी, कफ, बलगम आएगा, हेडेक, सर में दर्द होगा। इन सीवर केस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अगर केस बिगड़ जाए, उसका इलाज ना किया जाए, सीरियस हो जाए, तो जो लिप्स होंगे और जो फिंगर के नेल्स होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे से लेके ब्लू कलर तक वो हो जाते हैं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसॉल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब उन्होंने कहा कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने जिस ग्लास से पानी पिया या जिस बर्तन से खाना खाया, या अगर वो छींका और जो छींक में हवा में उसके मुंह के वो जो पार्टिकल ड्रॉपलेट्स है वो आ गए, अगर इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में एक हेल्दी आदमी आ जाएगा तो उसे भी क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। अब आता है डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। दो तो इन्होंने समझा दी और तीन का इन्होंने नाम ले दिया, डिप्थेरिया, प्लेग और डाइसेंट्री। ये सारी ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया कराता है। डाइसेंट्री जो है मतलब इसके बारे में एक एनसीईआरटी की बाहर की चीज़ पूछी जाती है, शिक टेस्ट होता है, SCHICK। शिक टेस्ट पूछा जाता है कि किसको कंफर्म कराने के लिए होता है? डाइसेंट्री को कंफर्म कराने के लिए शिक टेस्ट होता है। जैसे टाइफाइड को कराने के लिए विडाल टेस्ट है, डाइसेंट्री के लिए क्या है? शिक टेस्ट। नहीं, डाइसेंट्री नहीं, डिप्थेरिया के लिए, सॉरी डिप्थेरिया के लिए मैं गलत बता रहा था। डिप्थेरिया के लिए होता है शिक टेस्ट, ठीक। अब इन्होंने कहा मैनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। अब तक हम बैक्टीरिया से वाली डिजीज पढ़ रहे थे, अब हम कौन सी डिजीज पढ़ेंगे? वायरस वाली। Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailment, common cold। अब इन्होंने कहा कि जो राइनोवायरसेस होते हैं वो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं वायरस के जो क्या कराते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट। मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, सबसे ज्यादा फैलने वाली इंसानों के बीच में बीमारी, वो कौन सी है? कॉमन कोल्ड। पूछा जाएगा बताओ विच वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी कौन सी है इन्फेक्शियस वाली? वो कॉमन कोल्ड है। दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। जो कॉमन कोल्ड है उसमें किस किस चीज में इन्फेक्शन होगा? नाक में असर पड़ेगा और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, ट्रैकिया वगैरह या ब्रोंकस ब्रोंकाई वगैरह, इन सब पे फर्क पड़ेगा, लंग्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। The common cold is characterized by nasal congestion, discharge, sore throat, hoarseness, cough,
हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। अब इन्होंने कहा कि जो कॉमन कोल्ड नज़ला है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नेसल कॉन्जेशन मतलब नाक बंद होना, डिस्चार्ज नाक का बहना, सोर थ्रोट मतलब कि टॉन्सिल्स वगैरह होना, हॉर्सनेस गले में खराश होना, कफ बलगम होना, हेडेक सर में दर्द, टायर्डनेस थकान होना, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। इनके जो ज़्यादातर ये जो बीमारी है ज़्यादातर 3 से 7 दिन तक रहती है। Droplets resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, doorknobs, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। अब उन्होंने कहा कि कोई आदमी उसे नज़ला बुखार था, वो छींक गया, या तो कोई नॉर्मल आदमी उसके छींक के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, या उसने आदमी ने छींकते वक्त हाथ रखा और उस हाथ से उसने कोई ग्लास उठा लिया या दरवाज़ा खोला, कीबोर्ड चलाया, माउस चलाया या कुछ भी करा उसने, और उसी चीज़ को किसी नॉर्मल आदमी ने हाथ से इस्तेमाल करके और उन्हीं हाथ से खाना खा लिया, तो क्या होगा? वो जो नॉर्मल वाला आदमी है उसको भी ये सारी बीमारियां हो जाएंगी। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स टू। अब यहाँ पे जो बीमारी है वो कौन सी वाली शुरू हो गई? प्रोटोजोन्स वाली बीमारी शुरू हो गई। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया। हम सब ने किसके बारे में सुना होगा? मलेरिया के बारे में सुना होगा। अ डिजीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान लड़ रहा है बहुत सारे सालों से। प्लाज्मोडियम, ठीक, कौन कराता मलेरिया? प्लाज्मोडियम कराता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? अ टाइनी प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूकैरियोट वाली कैटेगरी में आते हैं। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। प्रोटोजोन एक प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये वाली बीमारी कराता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने कहा बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की, वाइवेक्स वाली, मलेरिया, फाल्सिपेरम वाली, ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग मलेरिया कराने के लिए। वन ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड इट कैन इवन बी फेटल। अब इन्होंने कहा कि जो सबसे खतरनाक वाला मलेरिया है वो कौन कराता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मोस्ट सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस है, एंड इवन कैन बी फेटल, और इसके बहुत बुरे नतीजे तक हो सकते हैं। तो पूछा जाएगा बताओ कौन सा वाला मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा वाले प्लाज्मोडियम की वजह से होगा? तो किसकी वजह से हो गया? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से होगा। लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम एक नज़र डालेंगे किसके ऊपर? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पे। ठीक, अब उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म। अंडरलाइन कर लो, पूछा जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जब प्लाज्मोडियम एंटर होता है कौन सी वाली फॉर्म में एंटर होगा? तो कौन सी वाली में? स्पोरोजोइट में। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्फेक्शियस फॉर्म। या पूछेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म है बताओ उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? स्पोरोजोइट। थ्रो द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जब कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड होगी, ऐसी फीमेल एनोफिलीज जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम पहले से ही होगा, जब वो काटेगी तो उस मच्छरिया के अंदर से इंसानों के अंदर ये आ जाएगा। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसीज रिजल्टिंग इन दियर रप्चर। जब ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाके अपने को मल्टीप्लाई करेगा? लीवर्स में। लीवर में जाने के बाद वो कहाँ पर किस पर अटैक करेगा? रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इन दियर रप्चर। और उसके बाद जो है वो आरबीसीज जो है वो रप्चर हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। अंडरलाइन कर लो कि जब आरबीसी फटेंगी तो फटने से क्या होगा? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला सब्सटेंस होगा थोड़ा सा, वो निकलेगा। क्या नाम है उसका? हीमोजोइन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days। ये जो हीमोजोइन निकलेगा इसकी वजह से चिल मतलब जाड़ा चढ़ेगा एंड हाई फीवर और बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, और ये जो साइकिल है हर 3 से 4 दिन के बाद होती रहेगी। तो जो मलेरिया है उसका एक सिम्टम ये भी है कि हर 3 से 4 दिन के बाद लगातार क्या होगा? जाड़ा चढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बुखार भी आएगा। When a female anopheles mosquito bites an infected person। अब इन्होंने कहा कि एक आदमी था, उसे मलेरिया है, और एक नॉर्मल वाली फीमेल एनोफिलीज ने उसे आके काटा तो क्या होगा? These parasites enter the mosquito's body। अब क्या होगा कि ये जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम इंसानों के अंदर हैं, ये इंसानों के खून के साथ साथ मच्छर की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट, और वहाँ पे जाके वो अपनी पूरी बाकी की डेवलपमेंट कराएंगे। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजाइट।
एंड दैट आर स्टोर्ड इन दियर सलाइवरी ग्लैंड। अब इन्होंने कहा कि ये जो पैरासाइट मच्छर की बॉडी के अंदर चला गया, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने के बाद क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होगा। तो पूछा जाएगा बताओ स्पोरोजोइट वाली फॉर्म कहाँ पर बनती है, तो कहाँ पर बनेगी, मच्छर की बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट वाली फॉर्म बनेगी। दैट आर स्टोर्ड इन दियर सलाइवरी ग्लैंड। पूछा जाएगा बताओ मच्छरों के अंदर स्पोरोजोइट कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वहाँ पर ये स्पोरोजोइट मच्छरों के अंदर स्टोर रहेंगे। When these mosquito bites a human, the sporozoites are introduced into his and her body। अब ये जो मच्छर जिसके अंदर ये स्पोरोजोइट चले गए, जब ये किसी नॉर्मल आदमी को काटेंगे तो मच्छर के अंदर से उसके सलाइवा के साथ, उसके थूक के साथ ये हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने कहा देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव। फिर उसके बाद वही सारे काम होते रहेंगे जिनका जिक्र अभी हमने ऊपर करा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट ह्यूमन्स एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अब इन्होंने कहा कि ये बात इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी रोमांचक है जानने के लिए कि जो मलेरिया का पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है, ठीक मच्छर की बात नहीं चल रही, कि जो प्लाज्मोडियम है उसे अगर अपनी ज़िंदगी पूरी करनी है, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है, तो उसे दो होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला क्या है, ह्यूमन, और दूसरा क्या है, मॉस्किटो। द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर 2। वेक्टर क्या होता है, लेके जाने वाला। तो मॉस्किटो इसमें क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम को लेके जा रहा है, कहाँ पर डाल रहा है, इंसानों के अंदर डाल रहा है। तो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो किसकी तरह काम करेगी, वेक्टर की तरह काम करेगी। बस इसकी डायग्राम और देख लेते हैं एक बार। ठीक, अब डायग्राम के बिल्कुल सेंटर में दो पार्ट लिखे हुए हैं, मॉस्किटो होस्ट एंड ह्यूमन होस्ट। जब एक बार प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर रहेगा वो उसकी कहानी है, और जब ह्यूमन के अंदर रहेगा तो वो उसकी कहानी है। हाथ पे से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने डायग्राम दिखाई, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। अब इन्होंने कहा कि जब ये मच्छर किसी ह्यूमन को काटेगा तो काटने के साथ क्या होगा, मच्छर के अंदर जो स्पोरोजाइट है वो कहाँ पर चले जाएंगे, ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे। स्पोरोजाइट क्या होते हैं, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। फिर ये जो स्पोरोजोइट है ये कहाँ पर जाएंगे, लीवर में। पैरासाइट्स स्पोरोजोइट्स रीचेस द लीवर थ्रू ब्लड। किसके जरिए पहुंचेंगे, ब्लड के जरिए लीवर तक ये पहुंच जाएंगे। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। पूछा जाएगा बताओ कि जो पैरासाइट है ये लीवर के अंदर जाके कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या एसेक्सुअली। तो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली। बस्टिंग द सेल, और जो लीवर के सेल है उनको भी ये फाड़ देगा। फाड़ने के बाद किस में मिक्स हो जाएगा, दोबारा ब्लड में जाके ये मिक्स हो जाएगा। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। अब ये जो पैरासाइट है ये दोबारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, किसमें, आरबीसी में। बर्स्टिंग द आरबीसीज, और ये आरबीसी को भी फाड़ देगा। जब ये आरबीसी को लगातार फाड़ता रहेगा तो जो आरबीसी का नंबर है वो भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। हम थोड़ा बहुत लक्षण इसे भी मान सकते हैं। एंड कॉज साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। और उसके जब ये आरबीसी को फाड़ेंगे हीमोजोइन वहाँ से निकलेगा। हीमोजोइन के निकलने की वजह से एक तो जाड़ा चढ़ेगा और बुखार आएगा, तो उसकी वजह से कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर, जो बुखार है उसकी साइकिल चलती रहेगी, हर 3 से 4 दिन में बुखार आता रहेगा। एंड अदर सिम्टम, और दूसरे जो सिम्टम्स है वो भी आते रहेंगे। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। जब आरबीसी कोई फटेगी उसमें से जो पैरासाइट निकलेंगे वो दूसरी वाली आरबीसी को जाके इन्फेक्शन करा देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने देखो ह्यूमन होस्ट अभी चल रहा है, इंसानों के अंदर की ही बात चल रही है। सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। ये लाइन अभी तक नहीं पूछी जा चुकी, मतलब अभी तक तो नहीं पूछी गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं कि जो सेक्सुअल स्टेज है, मतलब जो गैमेट्स बनेंगे, जो उनके युग्मक बनेंगे वो कहाँ पर बनते हैं, इंसानों के अंदर बनेंगे। और इंसानों में कहाँ बनेंगे, आरबीसीज के अंदर बनेंगे। 2 बनेंगे, एक फीमेल और एक मेल। मेल वाला कमज़ोर होगा और फीमेल वाला वो हट्टा कट्टा तुम्हें दिख रहा है। ठीक, फिर इन सबको इन्होंने क्या बताया, गैमेटोसाइट्स। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मेल। अब ये मच्छरी आई थी किस लिए, खून चूसने के लिए। खून चूसते चूसते इनके जो गैमेट्स थे वो भी खून के साथ इस मच्छर के अंदर चले गए। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट्स। शायद ये चीज़ आ चुकी है, शायद इस बार सवाल था, या फिर मुझे गलत ध्यान है। तो अब इन्होंने कहा कि इसने जो गैमेट्स लिए थे वो उन गैमेट्स का जो निषेचन होगा, उनका जो फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद के आगे की जो डेवलपमेंट होगी वो कहाँ पर होगी, मॉस्किटो के गट में, उसकी आंतों में। फिर उसके बाद इन्होंने कहा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड। अब इन्होंने कहा कि जो वहाँ पे मैच्योर वाली फॉर्म बन गई स्पोरोजाइट वाली, वो आंतों में से एस्केप करेगी, भागेगी। भागने के बाद कहाँ चली जाएगी, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में, और वहाँ जाके वो स्टोर हो जाएगी। अब जब भी ये मच्छर काटेगा तो इसके थूक में क्या होंगे, स्पोरोजाइट होंगे, और वो हमारे अंदर आ जाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी।